अमरीश और डेजी एक अनजान रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अमरीश डेजी से शिखर को लेकर नजदीकियों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शिखर ने उससे प्यार का इजहार कर दिया है। जिसके बाद अमरीश डेजी को अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए कहता है और डेजी को एक काला बॉक्स देता है जिसमें रिवॉल्वर होता है। डेजी रिवॉल्वर देखकर घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में उस केस को छुपा लेती है। उसके मन में कहीं न कहीं एक डर बैठ जाता है कि आखिर अमरीश उसे इस तरह बुलाकर रिवॉल्वर क्यों दे रहा था। वो मन ही मन अमरीश के इरादों को सोचकर डर से सहम गई थी। हिम्मत जुटाकर डेजी अमरीश से उसे रिवॉल्वर देने का कारण पूछती है। अमरीश, आप मुझे रिवॉल्वर क्यों? घबराहट के मारे डेजी की आवाज भी दब रही थी। उसका गला सूख रहा था। उसने अपने सामने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाया और एक बड़ा घूंट पिया। अमरीश डेजी को देखकर समझ गया था कि वो घबरा गई है। अमरीश को उसके माथे पर आया पसीना साफ दिख रहा था। फिक्र मत करो, ये तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए है। मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले तुम और शिखर किसी झगड़े में पड़ गए थे। आगे अगर ऐसी नौबत आए और कोई रास्ता दिखाई ना पड़े तो तुम अपनी सुरक्षा ढंग से कर पाओगी। इस बार तुम्हारी झड़प मामूली गुंडों से हुई थी, पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यह बात कहकर अमरीश एक सरकास्टिक स्माइल देता है। अमरीश की यह बात सुनकर डेजी का दिल और जोर से धड़कने लगता है। डेजी अमरीश को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि अमरीश कभी कभी कितना खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं था कि अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। डेजी अमरीश की यह बात सुनकर शांत हो गई थी, लेकिन उसके मन में खौफनाक विचारों ने तूफान मचा रखा था। डेजी उस ट्रॉमा से बाहर अभी निकली भी नहीं थी कि अमरीश फ्लाइट टिकट टेबल पर रखता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? डेजी ने एक उलझी हुई आवाज में पूछा। जवाब पहले तो हल्का सा हंसता है, फिर वो डेजी को बताता है कि यह टिकट उसकी नहीं, डेजी के लिए है। डेजी आगे पूछती उससे पहले ही अमरीश उसे बताता है कि उसके घर पर एक पार्सल आएगा जिसे उसे मुंबई लेकर जाना है। डेजी मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर उस पार्सल में ऐसी क्या जरूरी चीज है जिसे लेकर अमरीश उसे इतनी दूर जाने के लिए कह रहा है। लेकिन अमरीश से इस सवाल का जवाब लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो अमरीश की हां में हां मिलाकर मुंबई जाने के लिए राजी हो जाती है। अमरीश डेजी के सामने एक पता रखते हुए उसे बताता है कि सुबह 9 बजे उसकी फ्लाइट है। अमरीश डेजी को बताता है कि घर पर पहुंचते ही डेजी को पार्सल मिल जाएगा, जिसे रिसीव करने के बाद उसे दिए गए पते पर इसे पहुंचाना है। डेजी को एक बात परेशान करती है। वैसे वो थोड़ा सोचने के बाद अमरीश से पूछ ही लेती है, अगर मैं कल मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं गई तो शिखर मुझे ढूंढेगा। मुंबई से आकर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अमरीश यहां पल्ला झाड़ते हुए डेजी को इस मामले से खुद निपटने की राय देता है और कहता है ये उसकी प्रॉब्लम है, हैंडल भी खुद करे, कोई भी बहाना बना दे। अमरीश की यह बात सुनकर डेजी असमंजस की स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, लेकिन उसको कहीं कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। गहरी सोच में खोई डेजी को अमरीश फिर चुटकी मारकर होश में लाता है। हाँ, बार बार खो जाती हो, तुम मेरी बात समझ तो रही हो ना? डेजी बड़ी बड़ी आंखों के साथ हाँ में सर हिलाती है, लेकिन अंदर से डरी सहमी डेजी के मन में एक साथ कई विचार दौड़ने लगते हैं। परेशानियों के बोझ तले दबी डेजी हाथ में कॉफी का कप उठाती है और कॉफी का एक एक घूंट गले से उतरना मुश्किल सा हो रहा था। अमरीश उसकी घबराहट और बेचैनी से बेखबर नहीं था। वो डेजी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देख रहा था। वो जानता था कि डेजी बहुत डर चुकी है। बेशक डेजी कई सालों से अमरीश के साथ थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि डेजी किसी काम को अंजाम देने में इतनी घबरा रही है। अमरीश के मन में यह बात भी कहीं न कहीं घर कर गई थी कि उसकी परेशानी का कारण शिखर है और अमरीश का डेजी का शिखर से प्यार का नाटक करवाना वहीं उसे भारी न पड़ जाए। इतने में डेजी अपनी कॉफी खत्म करके वहां से जाने की इजाजत मांगती है, जिसकी हामी भरते हुए
अमरीश उसे वहां से जाने की इजाजत देता है और जाते जाते कल 9 बजे फ्लाइट की टाइमिंग याद दिलाता है। अपने लड़खड़ाते कदम, हाथ में पर्स और ब्लैक बॉक्स को संभालते हुए डेजी वहां से चली जाती है। डेजी की ये चाल और घबराहट खिड़की के पास बैठा अमरीश ध्यान से देख रहा था। डेजी के जाने के बाद अमरीश खिड़की के बाहर समंदर में उठती लहरों और लहरों में डूबते लाल पीले सूरज की तरफ देखते हुए एक गहरी सोच में चला जाता है। ये डूबता सूरज आज अमरीश को वो दिन याद दिला रहा था जिसे वो शायद कभी नहीं बदल सकता, लेकिन सब कुछ ठीक कर देने की कोशिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। देखते ही देखते अमरीश अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जब वो 21 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, पढ़ाई करके एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना रखने वाले अमरीश की ग्रेजुएशन का आखिरी साल था, लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे अमरीश की जिंदगी में अचानक एक भूचाल आ जाता है। अमरीश के पिता रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। एक दिन एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके रिक्शा को जोरदार टक्कर मारती है और इस दुर्घटना में अमरीश के पिता की जान चली जाती है। अमरीश के पिता की मौत ने सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर लाकर रख दी थी। पिता की मौत ने अमरीश की मां को एक गहरा सदमा दे दिया था और सदमे में वो भी चल बसे। परिवार के साथ हुए इस हादसे ने अमरीश के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया था। अमरीश की छोटी बहन एक स्पेशल चाइल्ड थी। मां और पिता की मौत के बाद उसकी दवाइयों का खर्चा उठाना अमरीश के लिए मुश्किल हो गया था। मां और पिता की मौत के बाद अमरीश को लग रहा था मानो उस पर अचानक आसमान से बादल आ फटा हो और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। अमरीश की जिंदगी में आए इस तूफान ने सब कुछ तीतर बीतर करके रख दिया। कोई नाती रिश्तेदार भी मदद के लिए नहीं आया। अमरीश के पास अपने कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में अमरीश के बचपन का दोस्त सोहम एक मसीही की तरह उसकी जिंदगी में आता है। वैसे तो अमरीश और सोहम हमेशा साथ रहते थे। सोहम अमरीश के घर की हालत से अच्छे से वाकिफ था। एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला सोहम अमरीश को बचपन से जानता था। दोनों एक साथ बड़े हुए थे, चाहे स्कूलिंग हो, कोई खेल हो या ग्रेजुएशन। दोनों की दोस्ती की हर कोई मिसाल देता था। अमरीश की घर की परेशानी देख सोहम ने न सिर्फ उसके कॉलेज की फीस भरी, बल्कि उसे पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी दिलवाया। इतना ही नहीं, सोहम ने जरूरत पड़ने पर उसकी बहन के इलाज में भी मदद की। वैसे तो अमरीश और सोहम अच्छे दोस्त थे। अमरीश याद करता है कि कैसे उसके सबसे करीबी दोस्त, जिसकी सालगिरह और जन्मदिन वो हर साल मनाता है, 23 साल पहले उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। एक हादसा जिसमें सोहम और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद सब बदल गया था। अमरीश की पलकें नम हो चुकी थी। अपनी सोच और मकसद की याद में डूबे अमरीश को अचानक एक आवाज डिस्टर्ब करती है। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर। अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए अमरीश को रेस्टोरेंट का मैनेजर आवाज देता है। अमरीश उसकी तरफ देखकर पूछता है, यस टेल मी। सर, इट्स 10 PM, रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है। अमरीश अपने ख्यालों में इतना खो चुका था कि शाम से रात कब हुई उसे पता ही नहीं चला। अमरीश कुर्सी से अपना कोट उठाकर अपनी कलाई पर टांगता है और रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए कार में निकल जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे एनर्जी से भरपूर शिखर साइड बैग और हाथ में सिपर लेकर क्लब पहुंचता है। रोजाना वक्त से पहले पहुंचने वाली डेजी आज उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो डेजी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन डेजी अभी तक नहीं पहुंची थी। डेजी को आज क्लास में न पाकर शिखर हैरान और परेशान था। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें दौड़ने लगी है। उसने कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया कि वो आज क्लब नहीं आ रही है। डेजी इतनी लापरवाह तो नहीं है। क्लब की सीढ़ियां उतरते हुए ये सारे सवाल शिखर के जहन में आ रहे थे। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। शिखर लगातार डेजी को कॉल कर रहा है। लगातार 2-3 कॉल्स लगाने के बाद जब डेजी का फोन नहीं लगता
तो शिखर परेशान हो जाता है। उसे लगा कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो। शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या था जो डेजी ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर क्लब के बाहर खड़े होकर सोचने के बाद शिखर डेजी के घर जाकर उससे मिलने का फैसला लेता है। कार को स्पीड से दौड़ाकर शिखर डेजी के घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही डेजी के घर पर उसे ताला नजर आता है। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना बताए डेजी कहां जा सकती है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और घर पर भी नहीं है। शिखर के मन में ऐसे कई सवाल उठने लगते हैं जिसके जवाब शायद डेजी ही दे सकती थी। डेजी के घर के बाहर खड़े हैरान परेशान शिखर की नजर खिड़की पर पड़ती है। तेज हवा के कारण वो बार बार बज रही थी, शायद वो खुली रह गई थी। शिखर उस खिड़की के पास जाता है और उसे अंदर की ओर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खिड़की को हाथ लगाता है, खिड़की अंदर की तरफ खुल जाती है। उसके दिमाग में हर तरह के सवाल दौड़ने लगते हैं। डेजी ऐसे खिड़की खुली छोड़कर नहीं जाएगी, जरूर कुछ बात है। शायद मुझे अंदर जाकर ही पता चल सकता है। शिखर अपने आप से यह बात कहकर सीधा खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। हालांकि यह बात वो जानता था कि यह कहीं ना कहीं गलत है, पर डेजी की चिंता शिखर को सही गलत सोचने नहीं देती। घर जैसे का तैसा है, लेकिन लाइट्स जली हुई है। शायद कोई जल्दबाजी में यहां से निकला है, क्योंकि सामान ठीक तरीके से समेटा नहीं है। शिखर आगे बढ़ता है, घर के सामान को खंगालने लगता है ताकि यह पता लगा सके कि घर में कोई चोरी हुई है या नहीं। घर की तहकीकात के दौरान उसकी नजर एक ड्रॉअर पर पड़ती है जो आधा खुला हुआ होता है। शिखर उस ड्रॉअर की तरफ बढ़ता है और उसे खोलकर देखता है। ड्रॉअर खुलते ही उसे जो नजर आता है, उसे देखकर शिखर के पांव तले मानो जमीन खिसक जाती है। शिखर के हाथ डेजी की अमरीश द्वारा दी गई रिवॉल्वर लग जाती है। रिवॉल्वर को देखकर शिखर के होश फाख्ता हो जाते हैं। शिखर के हाथ लगी डेजी की रिवॉल्वर ने एक साथ उसे कई सवाल जहन में लाकर खड़े कर दिए थे। आखिर डेजी के घर में ये गन क्या कर रही है? वो ऐसा क्या कर रही है जिससे शिखर अनजान है? वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है, घर पर भी नहीं है, और अपने आप को इतना शरीफ दिखाने वाली लड़की के पास आखिर एक रिवॉल्वर क्या कर रही थी? सब कुछ उसके लिए बहुत अजीब था। डेजी का घर पर ना होना, घर में गन मिलना, अमरीश का डेजी से मिलना, क्लब ज्वाइन करवाना, उसे सब कुछ प्लान लगने लगा था, जिससे उसका शक डेजी पर गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर पहले हो रही चिंता अब शिखर के अंदर गुस्से में बदल गई थी। शिखर को लगने लगा था कि डेजी ने उसके साथ प्यार और रिश्ते का कोई ढोंग रचा है। उसे अब तक सिर्फ धोखे में रखा था। क्या मेरा इस्तेमाल किया गया है? शिखर के दिमाग में यह विचार बिजली की तरह गिरता है और शिखर सामने की दीवार पर जोरदार मुक्का मार देता है। शिखर अब अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर डेजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शिखर की गुस्से से लाल आंखों में आंसू आ जाते हैं। डेजी के घर रिवॉल्वर पाकर गुस्से में आया शिखर आखिर क्या कदम उठाएगा? क्या अमरीश और डेजी की सच्चाई शिखर के सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनिए